ताजमहल हिंदुस्तान की वो एक ऐसी इमारत जिसे दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया गया है। जब मैंने इसे देखा तो मेरा रिएक्शन कुछ यूं था। मैं जानता हूं आपने ताजमहल की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, पर आज मैं आपको ताजमहल के बारे में बहुत सारी हिडन जानकारी देने वाला हूं जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। ये अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे खूबसूरत चीज़। मैं इसीलिए यहाँ पर आया था ताजमहल में सुबह सनराइज देखने। जिसमें पहली चीज जानेंगे कि सूरज की पहली किरण इस आयत पर क्यों पड़ती है। मकबरे की तरफ जाते हुए यहाँ पर एक सीढ़ी की जगह क्यों खाली है। क्या शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवाए थे, और कटवाए थे तो वो कारीगरों के परिवार आज कहाँ रहते हैं। ताजमहल की एक खास बात ये भी है कि ताजमहल पूरा का पूरा सिमेट्रिकल बना हुआ है। मैं इस टाइम पर मेहमान खाने के सामने हूँ और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप सुबह में ताजमहल आ रहे हैं तो मेहमान खाने के सामने से ताजमहल देखें। और ये भी दिखाऊंगा कि ताजमहल की दीवार पर किसी एक शख्स का नाम लिखा है, वो किसका है, और वो कौन सा दिन था जब ताजमहल को पूरा कवर कर दिया गया था, यानी कि ढक दिया गया था। और ताजमहल की ये चारों मीनारें टेढ़ी क्यों हैं। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और आज मैं देखो कहाँ पर खड़ा हूँ। आज मैं हूँ आगरा में ताजमहल में, दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल में। आज मैं आपको इस ताजमहल के बारे में वो बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताया है। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं ताजमहल के अंदर हूँ। मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? मैं यहाँ पर आया हूँ सनराइज देखने, और सनराइज के वक्त मैं आपको ताजमहल की सबसे खूबसूरत चीज दिखाऊंगा। क्योंकि पहली किरण कहाँ पड़ती है ताजमहल की, इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा कि इसका हाथ कैसे कटवाए, किसने कटवाए, क्यों कटवाए, कटवाए भी थे या नहीं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो, तो एंड तक इस वीडियो में बने रहें। रात में अलार्म लगाकर सोया और सुबह 4:40 पर उठकर मैं निकल चुका हूँ सनराइज देखने। कहाँ? इस दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के अंदर। टिकट मैंने ऑनलाइन ही नहीं ले लिया था, इसलिए चेक इन कराने के बाद में मैं ताजमहल के अंदर की तरफ जाने लगा, जहां ताजमहल के बारे में और बहुत सारी डिटेल्स और जानकारी लिखी हुई थी। मैं 5:30 बजे तक ताजमहल के इस मेन द्वार में एंटर कर चुका था, और उस वक्त का मौसम कुछ ऐसा हो रहा था, इतनी रोशनी हो रही थी जो कि आप सामने देख सकते हैं। जैसे मैं गार्डन में गया मुझे ताजमहल नजर आया जो कि सामने है। मई का महीना है ये, इसलिए सुबह में इतनी रोशनी हो रही है। जैसे ही आप ताजमहल के एरिया में जाएंगे तो आपको ये दरवाजा नजर आएगा। यह है दरवाजा रोजा, जिसे द ग्रेट गेट या मुख्य दरवाजा भी कहा जाता है। और ये ताजमहल कॉम्प्लेक्स का मेन एंट्रेंस है। ये महज एक दरवाजा नहीं बल्कि मुगल आर्किटेक्चर का एक ऐसा शाहकार है जिसे दुनियावी जिंदगी और जन्नत के बीच की दहलीज माना गया है। बाहर का शोर शराबा इसी दरवाजे के बाहर रह जाता है और अंदर दाखिल होते ही रूहानी सुकून और चारबाग जन्नत का बागीचा नजर आता है। जैसे ही आप इस दरवाजे के अंदर जाएंगे तो आपको वो ऑप्टिकल इल्यूजन नजर आएगा जिसके बारे में आपने सुना होगा। जितना करीब आप ताजमहल के जाएंगे ताजमहल उतना छोटा होता जाएगा। आप देख सकते हैं पीछे से कितना बड़ा नजर आ रहा था। और इस दरवाजे के पार आकर शुरू होती है नई दुनिया। ये वो दुनिया जिसे जन्नत कहा जाता है, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया। ताजमहल को पहली नजर देखते ही मुझे एक बहुत ही खूबसूरत शेर याद आ गया। जब आंचल रात का लहराए और सारा आलम सो जाए तो मुझसे मिलने शमा जलाकर ताजमहल में आ जाना। ताजमहल का इतना दिलकश नज़ारा ये सुबह के वक्त का है। तो चलिए अब बात करते हैं ताजमहल के इतिहास और इसको बनवाने की वजह। बात है सन 1631 की, जब बुरहानपुर में शाहजहां की बेगम मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय 30 घंटे के लंबे लेबर पेन के बाद इंतकाल कर गई। उनके जाने के गम में शाहजहां इतने टूट गए कि वो एक हफ्ते तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। उन्होंने शाही कामकाज छोड़ दिया और अक्सर सिर्फ सफेद कपड़े पहने नजर आने लगे। ताजमहल को आगरा में यमुना नदी के किनारे बनवाया गया। बाढ़ से ताजमहल को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए इंजीनियर्स ने इसकी नींव बहुत ही सावधानी से डिजाइन की। इसके निर्माण के लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से 400 किलोमीटर दूर आगरा तक खास तौर पर बनी बैलगाड़ियों से लाया गया था। आज जो आप ताजमहल में ये जगह देखते हो ये ताजमहल की ही देन है। मैं इस टाइम पर पहुंच चुका हूँ ताजमहल की जामा मस्जिद के सामने, और उधर से सनराइज होगा यानी कि सूरज निकलेगा। अभी सूरज निकलने का वक्त हो चुका है। आप देख सकते हैं हल्की हल्की रोशनी आने लगी है सूरज की, और इसी का एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस लेने मैं इतनी सुबह ताजमहल में मौजूद हूँ। वहां से सूरज निकलेगा, वो ताजमहल है और उसके सामने वो है ताजमहल की मस्जिद। और मैं आपको इसके अंदर एक बहुत ही खास चीज दिखाने वाला हूँ कि सूरज की रोशनी जब ताजमहल से निकलकर आती है तो मस्जिद के किस एरिया पर पड़ती है। सूरज निकलने में कुछ वक्त था तो मैं मस्जिद के सामने ही बैठ गया, उस लोकेशन पर जहां से सूरज निकलकर मस्जिद पर पड़ेगा, यानी कि पहली किरणें मस्जिद पर पड़ेंगी। मैं यहाँ बैठा बैठा ये सोच रहा था कि जिसने भी इस ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में रखा है उस बंदे की ऑब्जर्वेशन बहुत कमाल की होगी। और फिर मशरिक की तरफ से एक खूबसूरत नज़ारा नजर आता है, यानी कि आप देख सकते हैं सामने से सूरज निकल रहा है और ये इतना खूबसूरत दृश्य था कि मैं इसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे खूबसूरत चीज़। मैं इसीलिए यहाँ पर आया था ताजमहल में सुबह सनराइज़ देखने। सनराइज़ देखने में इसलिए आया था, देख सकते हैं मैं मस्जिद के सामने खड़ा हूँ, यह है ताजमहल की मस्जिद और इधर है ये ताजमहल। अब मैं आपको एक खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ। उधर से सूरज निकला, सही है। जब सूरज निकला तो सूरज की जो पहली किरण पड़ी वो पड़ी यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर किरण इसलिए पड़ी कि यहाँ पर लिखी हुई है एक कलाम पाक की सूरह लिखी हुई है, सूरह शम्स। और सूरह शम्स जो स्टार्ट होती है, सूरह शम्स का पहला लफ्ज़ जो है वह शम्स व दुहा, वह शम्स व दुहा। इसका मतलब है कि कसम है सूरज की और उसकी चमक की। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से इधर से जब सूरज निकला तो हो सकता था, बहुत सारा पॉसिबल था कि ताजमहल थोड़ा इधर हो जाता या ये सूरज थोड़ी इधर हो जाती, ये गेट इधर हो जाता, बट नहीं, जिस तरीके से इसको बनाया गया है, ये कैलीग्राफी की गई है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर की गई है कि जब सूरज निकलेगा और इसकी किरणें पड़ेंगी तो वो किरणें पड़ेंगी यहाँ पर। अमानत खान शिराजी जिन्होंने ताजमहल की कैलीग्राफी की है, आप उनका दिमाग देखिए, उनकी इंजीनियरिंग देखिए। सूरह अशम्स जिसका मतलब ही यही है कि वो सूरज की गवाही देती है, ऐसी सूरह जो सूरज की गवाही देती है। जब ताजमहल के पीछे से मशरिक की तरफ से सूरज निकलता है तो आप देख सकते हैं कि आंगन में कोई भी ऐसी बड़ी चीज नहीं है जिससे सूरज की किरणें रुक जाएं। तो इंजीनियर ने मस्जिद में ये कैलीग्राफी जो कि एक मेहराब पर है, ये मेहराब पर ये कैलीग्राफी इतनी अलाइनमेंट में की है कि यहाँ पर सूरज की पहली किरण पड़ रही है, क्योंकि उन्हें सूरह अशम्स का मतलब पता होगा जो कि सूरज की चमक की गवाही देती है। इसलिए उन्होंने इतना सिमेट्रिकल और इतनी अलाइनमेंट में सूरज की रोशनी को ट्रैक कर सूरह अशम्स मस्जिद की उस मेहराब पर लिखी जहां पर सूरज की पहली रोशनी पड़ती है। आप इस कारीगरी, इस दिमाग और इस इंजीनियरिंग के लिए सुभान अल्लाह ही कह सकते हैं। ताजमहल की ये मस्जिद ताजमहल के मकबरे के बाईं ओर मौजूद लाल बलुआ पत्थर से बनी एक बेहद शानदार इमारत है। ये मस्जिद आर्किटेक्चर और रूहानियत का एक बेहतरीन मरकज है। इस मस्जिद का सबसे बड़ा हिडन जेम, अगर आप मस्जिद के अंदर फर्श को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उस पर काले संगमरमर से नमाज पढ़ने वाले मुसल्लों का डिजाइन उकेरा गया है। फर्श पर ऐसे कुल 569 मुसल्लों के आउटलाइन डिजाइन बने हुए हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुगल आर्किटेक्चर सिमेट्री पर बहुत जोर देती थी। मुख्य मकबरे के पश्चिम में मस्जिद बनाई गई ताकि वो काबा यानी कि मक्का की दिशा में हो। अब बैलेंस को बनाए रखने के लिए बिल्कुल उसी डिजाइन में और उसी लाल पत्थर की एक और इमारत मकबरे के ईस्ट यानी कि पूरब में भी बनाई गई, जिसे जवाब या मेहमान खाना कहा जाता है। जवाब में नमाज नहीं पढ़ाई जा सकती क्योंकि उसकी दिशा मक्के की तरफ नहीं है। उसका वजूद सिर्फ ताजमहल के डिजाइन को ज्योमेट्रिकली बैलेंस के लिए है। और ये जो आप ताजमहल के फर्श पर ये होल देख रहे हैं यानी कि सहन में होल देख रहे हैं, असल में ये पानी के निकास के लिए हैं। यही वजह है कि ताजमहल में पानी नहीं भरता। ताजमहल में जाने के लिए 2 टिकट्स होते हैं। एक टिकट जो 50 का होता है वो ताजमहल के बाहर एरिया में जहां पर मैं अभी घूम रहा हूं वहां तक का होता है, और दूसरा टिकट होता है जो कि ताजमहल के अंदर जाने का होता है जहां पर शाहजहां मुमताज की कब्र है। एक टिकट 50 का होता है और दूसरा 200 रुपए का होता है। तो मैंने दोनों टिकट लिए थे, इसलिए मैं ताजमहल के उधर अंदर की तरफ जा रहा हूं जहां पर शाहजहां और मुमताज की कब्र है, जो कि इस रास्ते से होकर हम जाएंगे और यहां से हम वहां से शू कवर लेकर आकर आगे जाकर चेक इन करवाएंगे और वो टिकट दिखाएंगे। उसके बाद हम उस जगह पर जाएंगे जहां पर शाहजहां मुमताज की कब्र है। ताजमहल में मिक्स्ड आर्किटेक्चर है, इसमें पर्शियन, इस्लामिक, इंडियन और यूरोपियन आर्किटेक्चर का मिक्स है। सफेद हिस्सा स्पिरिचुअलिटी और प्योरिटी को दर्शाता है, लाल पत्थर वॉरियर्स और रॉयल्टी की पहचान है। पीछे से टिकट की चेक इन करने के बाद में हम अब ताजमहल के उस परिसर में आ चुके हैं जहाँ का 200 रुपये का टिकट होता है। तो यहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा ताजमहल में वो सारी चीज़ें
और वो वाली चीज़ जहाँ पर एक बंदे का, एक शख्स का नाम लिखा हुआ है ताजमहल में, किसी का नाम लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ उन्हीं का नाम लिखा हुआ है। जैसे ही आप मकबरे से ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको ये सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि पहली वाली सीढ़ी की जगह खाली है, यहाँ पर सीढ़ी की जगह खाली है और ऊपर की तरफ ये बहुत सारी सीढ़ियां हैं। असल में ये कुल 22 सीढ़ियां हैं। ये बताया जाता है कि ये 22 सीढ़ियां इसलिए बनवाई गई थी क्योंकि ताजमहल का निर्माण 22 सालों में हुआ था। पर यह बात सच है या नहीं, क्योंकि ये एक लोकप्रिय मान्यता है जो कि यहाँ लोकल गाइडों द्वारा बनाई गई थी। वो जो छुटी हुई सीढ़ी है उसे लैंडिंग कहते हैं और एक सीढ़ी ऊपर की तरफ भी छुटी हुई है। जैसे आप सीढ़ी से ऊपर आएंगे तो आपको मेहमान खाने का ये खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। और सामने की तरफ आप देख सकते हैं वो मैन वाला गेट, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था और पूरी डिटेल में आगे बताऊंगा। इधर मेहमान खाना और मेहमान खाने के सामने ही वो मस्जिद है और इस मस्जिद में सिर्फ जुमे की नमाज होती है, वो भी अब सिर्फ लोकल आगरा के लोग ही पढ़ सकते हैं। चलिए आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। ये संगमरमर की दीवार पर आपको जो ये दिख रहे होंगे, इन तीनों में ये वाला सबसे अलग है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अलग क्यों है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों नहीं है। असल में जब लोग इस सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आते हैं तो इस पर ही हाथ रखते हैं। इतने लोगों का ताजमहल में आना और इस पर हाथ रखना, तो ये घिस चुका है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। अगर हम बात करें तो ताजमहल के मास्टर आर्किटेक्ट जो थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे और जिन्होंने ये खूबसूरत कैलीग्राफी और ये फूल पंक्तियां बनाई है उनका नाम अमानत खान शिराजी था। और दीवारों पर जो फूलों की बेहतरीन कारीगरी है वह इटालियन वर्क का नमूना है जिसे पिएट्रा डियोरा कहते हैं, जिसमें कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और ये फूल ऐसे लगते हैं जैसे अभी जिंदा है। यह है सामने मुमताज की कब्र और इसी के बराबर में है शाहजहां की कब्र। मैं एक चीज आपको बता दूं कि पूरा ताजमहल सिमेट्रिकल बना हुआ है, पर एक ये कब्र जो कि शाहजहां की है, जो कि बाद में दफन हुए थे, उनकी कब्र सिमेट्रिकल नहीं है, साइड में है। बाकी पूरा ताजमहल सिमेट्रिकल है, जिसका प्रूफ मैं आगे दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि सिमेट्रिकल क्या होता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में कि ताजमहल पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एक शख्स का लिखा हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि वो नाम किसका है और कहां पर लिखा हुआ है। हम जब शाहजहां मुमताज की कब्र देखने के लिए अंदर की तरफ आएंगे तो हम जिस गेट से एंटर होंगे उस गेट के दाहिनी साइड, यानी कि आप वो देख सकते हैं जाली, इस जाली से जब एंटर होंगे तो इसके दाहिनी साइड एक कैलीग्राफी बनी हुई है गेट के ऊपर, यानी कि मेहराब के ऊपर। तो इस कैलीग्राफी पर नीचे वाली लाइन में अमानतुल्लाह खान शिराजी का नाम लिखा हुआ है। और ताजमहल पर किसी का नाम होना ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि पूरे ताजमहल पर शाहजहां मुमताज तक का नाम नहीं लिखा हुआ, बट अमानत खान शिराजी के काम से शाहजहां इतने मुतासिर हुए कि उन्हें ताजमहल के अंदर जहां पर उनकी कब्र है उसके बाहर उनका नाम लिखने की इजाजत दी। अब बात करते हैं कि मोहर कहाँ लगी हुई है। मोहर यहाँ पे लगी हुई है, ये जो आप देख सकते हैं यह है जन्नती दरवाजा, यानी कि दरवाजा रोजा, जो कि मेन एंट्रेंस है। इस दरवाजा रोजे पर जब आप अंदर आएंगे तो राइट साइड देखेंगे तो यहाँ पर लगी हुई है मोहर, जो कि लिखा हुआ है डेट और ये लिखा हुआ है कि कब ये काम अल्लाह की मर्जी से कंप्लीट हुआ है। और इसी मेन गेट पर सूरह अल फजर लिखी हुई है कलाम पाक की, और वो इसलिए लिखी हुई है क्योंकि ताजमहल को जो बनाया गया है वो जन्नत के बागीचे की कॉपी बनाया गया है। और सूरह अल फजर की आखिरी आयतों का मायने भी यही है कि जन्नत में दाखिल होना, यानी कि दुनियादारी छोड़ के। तो ये आप देख सकते हैं जब इस दरवाजे से आप अंदर आएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे जन्नत में आ गए, क्योंकि ताजमहल को दुनिया की जन्नत भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि 2 बार ऐसा भी वक्त आया था कि इस पूरे ताजमहल को कवर करना पड़ा था, यानी कि ढकना पड़ा था। तो क्यों ढकना पड़ा था, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ताजमहल को इतिहास में मुख्य 3 बार कवर से ढका गया था। इसका इकलौता मकसद इसे दुश्मन देशों के हवाई हमलों से बचाना था। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है जो रात में चांद की रोशनी में बहुत तेज चमकता है। आसमान से उड़ने वाले लड़ाकू विमान के लिए ये बहुत ही आसान और साफ टारगेट बन सकता था, इसलिए इसे छिपाने की जरूरत पड़ी। पहली बार इसे 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को जापानी और जर्मन वायुसेना के हमलों का भारी डर था। इसे बचने के लिए ताजमहल के मुख्य गुंबद के चारों ओर बांस का एक बहुत बड़ा ढांचा खड़ा कर दिया गया था। इसे इस तरह से ढका गया था कि आसमान से विमानों से देखने पर यह कोई शानदार ऐतिहासिक इमारत नहीं बल्कि एक बांस का एक बड़ा ढेर नजर आए। दूसरी बार 1965 की भारत पाकिस्तान की जंग के दौरान हवाई हमलों का बहुत बड़ा खतरा था। रात के समय चांद की रोशनी में ताजमहल दुश्मन के विमानों के लिए नेविगेशन पॉइंट या बमबारी का टारगेट न बन जाए, इसलिए इसके मुख्य गुंबद को एक बहुत बड़े काले कपड़े से ढक दिया गया था,
ताकि ये रात के अंधेरे में पूरी तरह छुपा रहे। और तीसरी बार 1971 की जंग के दौरान भी ताजमहल की सुरक्षा के लिए लगभग यही तरीका अपनाया गया था। मुख्य गुंबद को बांस, जूट और काले हरे कपड़े की मदद से कैमोफ्लेज किया गया था ताकि ये आसमान से देखने पर आसपास के पेड़ों, जमीन और अंधेरे में पूरी तरह घुल मिल जाए। ताजमहल की एक खास बात यह भी है कि ताजमहल पूरा का पूरा सिमेट्रिकल बना हुआ है। सिमेट्रिकल उसे कहते हैं कि अगर आप इसके बीच में से दो टुकड़े करेंगे तो दोनों टुकड़े एक समान एक से दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे जैसे कि आप शीशे में आमने सामने किसी चीज को देख रहे हैं। यानी कि अगर दो टुकड़े कर दिए तो एक टुकड़ा आपको ऐसा लगेगा कि असली है, दूसरा ऐसा लगेगा कि सामने शीशा रखा है। इतना सिमेट्रिकल है। बट एक चीज है जो इसमें ताजमहल में सिमेट्रिकल नहीं है, वो है शाहजहां की कब्र, जो कि ताजमहल के नीचे है। वो बिल्कुल सेंटर में नहीं है। वो कब्र मुमताज के बराबर में है, जो कि सिमेट्रिकल नहीं है। यही ताजमहल की एक चीज है जो सिमेट्रिकल नहीं है। बाकी पूरा ताजमहल पूरा का पूरा सिमेट्रिकल है। चलिए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके सामने ये ताजमहल है। अगर आपको ताजमहल को इतना काट दोगे और इधर से आधा इतना काट दोगे तो ये दोनों साइड जो है इसकी बराबर हैं। अगर आप सामने से चेक करोगे कि कौन सी साइड राइट है और कौन सी लेफ्ट है तो आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये इतना सिमेट्रिकल है, इकसार है, इतने अलाइनमेंट हो रखा है। अब बात आती है कि क्या शाहजहां ने ताजमहल बनवाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे? बहुत से टूर गाइड ये किस्सा सुनाते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि यह पूरी तरह से एक अफवाह है और इतिहास में इसका कोई सबूत नहीं है। क्योंकि जिन मजदूरों ने ताजमहल बनाया था उसके बाद उन्होंने लाल किला भी बनाया, और अगर ऐसा होता तो वो लाल किला नहीं बना पाते। और ये कहा जाता है कि पास में ही ताजमहल के एक ताज बस्ती मौजूद है जहां पर आज भी मार्बल का और संगमरमर का काम होता है। और ये भी कहा जाता है कि उन मजदूरों की औलादे ही ये काम आज वहां पर कर रही हैं, और ताजमहल में कभी भी कोई काम होता है तो वो यही मजदूर आकर करते हैं। ताजमहल में बहुत कीमती और विदेशी पत्थर भी लगे हुए हैं, जिसमें इसे सजाने के लिए चीन से रेड स्टोन, अफगानिस्तान से लापीद लजूली, तिब्बत से फिरोजा और श्रीलंका से रूबी जैसे लगभग 40 अलग अलग कीमती पत्थर मंगवाए गए थे। दस्तावेजों के मुताबिक शाहजहां ने इसे बनवाने में लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च किए थे। सिर्फ मजदूरी ही उस टाइम की 50 लाख रुपए थी। आज के हिसाब से इसकी कीमत का अनुमान $1 बिलियन यानी कि लगभग 8,000 करोड़ रुपए लगाया जाता है। ताजमहल के रख रखाव पर बोझ शाही खजाने पर ना पड़े, इसलिए आगरा के आसपास में बसे 30 गांवों से आने वाले टैक्स के पैसों से इसकी मेंटेनेंस का फरमान जारी हुआ था। जब औरंगजेब गद्दी पर बैठे तो उन्होंने अपने पिता शाहजहां को कैद कर दिया, क्योंकि औरंगजेब शाहजहां द्वारा आलीशान इमारतों पर शाही खजाने को बेतहाशा खर्च करने से नाराज थे। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था और ऐसा भी कहा जाता है कि वे यमुना नदी के दूसरी तरफ अपने लिए काले संगमरमर का एक काला ताजमहल भी बनवाना चाहते थे। औरंगजेब ने इसे शाही खजाने की बर्बादी माना और राजकाज को अपने हाथ में ले लिया। मैं इस टाइम पर मेहमान खाने के सामने हूँ और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप सुबह में ताजमहल आ रहे हैं तो मेहमान खाने के सामने से ताजमहल देखें। मतलब जो सूरज की रोशनी है वो बहुत हल्की हल्की सुनहरी सुनहरी रोशनी ताजमहल पर पड़ती है और ताजमहल बहुत ही खूबसूरती से चमकता है। इतना अच्छा व्यू सामने से नहीं आता, उधर मस्जिद के सामने से नहीं आता, बट जितना अच्छा व्यू यहाँ से आता है। यह है ताजमहल का मेहमान खाना, जिसे आर्किटेक्चर की लैंग्वेज में जवाब कहा जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मुगल आर्किटेक्चर में सिमेट्री सबसे अहम नियम था। क्योंकि मुख्य मकबरे के पश्चिम से इबादत के लिए मस्जिद बनवाई गई थी, इसलिए डिजाइन का बैलेंस बनाने के लिए बिल्कुल उसी के जैसा हूबहू एक और इमारत ईस्ट में भी बनवाई गई थी। क्योंकि ये मस्जिद के डिजाइन का एक आर्किटेक्चरल जवाब थी, इसलिए इसे जवाब कहा जाता है। और ये यमुना नदी जिसके किनारे ताजमहल बनवाया गया था। यमुना नदी से ताजमहल कैसे दिखता है, ये बहुत ही बड़ा सच जो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगा, जो कि ताजमहल की इतनी बड़ी सच्चाई है जिसे देखकर आप अपने कानों पर हाथ रख जाओगे और आपको अफसोस भी होगा। तो मैंने ताजमहल के बारे में आपको आज बहुत कुछ बताया और बहुत कुछ दिखाया, बहुत हिडन चीज़ें दिखाई। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं दिखा नहीं पाया, मैंने अंदर वीडियो शूट कर ली थी और मुझे ऐसे आरपीएफ वालों ने पकड़ लिया था, तो वीडियोस डिलीट करवा दी और उसके बाद मुझे ऑफिस में भी लेके जाया गया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। तो फिलहाल इस व्लॉग में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत शुक्रिया।